अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाजरीन, आज मैं आपसे बात करूंगा इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन के बारे में, जिनको कोई मसीहा तो कोई ज़ालिम बादशाह कहता था, या जिनको कोई एक इनकलाबी शख्स या डिक्टेटर कहा जाता था। उनकी पर्सनालिटी में ये तज़ाद थे। आज मैं आपको सद्दाम हुसैन की बायोग्राफ़ी बताऊंगा कि वो कब पैदा हुए, कैसे वो इक़्तिदार में आए और किस तरह बाद में उन्होंने जंगें लड़ी और उनका आखिर में क्या अंजाम हुआ। नाज़रीन, जो भी हो, इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन एक अहम फ़िगर थे हिस्ट्री के। मुस्लिम ममालिक में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो आज मैं उनकी बायोग्राफ़ी आपके सामने बताऊंगा। नाज़रीन, जो इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन है वो 1937 में इराक़ के शहर तिकरीत में पैदा हुए, और उनके जो वालिद साहब थे उनकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, और सद्दाम हुसैन के बड़े भाई भी 5 बरस की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। चनाचे बचपन में ही सद्दाम हुसैन को ये सानियात देखने पड़े, लेकिन इससे भी एक बढ़ के सानिया ये हुआ कि उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली, और सद्दाम हुसैन को जो पाला उनके चाचा ने पाला, तो उनकी जो बचपन में ये महरूमियाँ रही थी और उनको बचपन में ही अलहदा या अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन ये उनका एक तल्ख बचपन था कि उनको इतनी सख्त हालात से गुज़रना पड़ा। इसके बाद अगर बात की जाए तो जब वो बड़े हुए तो वो आला तालीम के लिए बगदाद आ गए। बगदाद में उन्होंने आला तालीम हासिल की। ये वो दौर था जब इराक़ नया आज़ाद हुआ था बरतानिया से वर्ल्ड वार 2 के बाद। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 के बाद भी इराक़ के अंदर बरतानिया ने अपनी पसंदीदा एक ख़ानदान को, एक सियासी ख़ानदान को इराक़ की जो है बादशाहत सुपुर्द कर दी, ताकि वो बरतानिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, बरतानिया के मफादात से वफ़ादार रहें। तो ये जो सियासी ख़ानदान था, इसके ख़िलाफ़ इराक़ के अंदर काफ़ी रिटेलिएशन पाई जाती थी। लोग इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे। सद्दाम हुसैन भी उन नौजवानों में शामिल थे जो इस सियासी ख़ानदान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे और इसे कहते थे कि ये बरतानिया का वफ़ादार सियासी ख़ानदान है। तो नाज़रीन, बात की जाए सद्दाम हुसैन की, तो उन्होंने बात नामी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया 1957 में, और 1959 यानी कि 1959 में उन्होंने वहाँ के सदर जो हैं इराक़ के, उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और इस मंसूबे को पाया तकमील पहुँचाने के लिए सद्दाम हुसैन और बात के जो दूसरे मेंबर्स थे इस सियासी जमात के, उन्होंने सदारती महल पर कब्ज़ा किया। लेकिन उनका ये हमला नाकाम हो गया, और इस हमले में सद्दाम हुसैन शदीद ज़ख्मी हो गए, और इसके बाद वो फिर मिस्र जो हैं फ़रार हो गए, जलावतन हो गए, और ताकि वो जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से बच सकें। तो नाज़रीन, वो मिस्र में थे, और पीछे मुल्क में उनकी जो पार्टी है उनके वर्कर्स ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर दिया। यानी कि बात जो पार्टी थी उन लोगों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर दिया, और इराक़ के अंदर से शाही ख़ानदान का ख़ात्मा करके वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम की जो प्रो इराक़ थी, जो इराक़ी अवाम जिसको सपोर्ट करते थे। तो ये वापस वतन आए 1963 में, और इस वक्त उनकी पार्टी क्योंकि इराक़ में कब्ज़ा कर चुकी थी इक़्तिदार पर, तो ये पार्टी के एक अहम मेंबर के तौर पर जाने जाते थे। तो इन्होंने इक़्तिदार में अपनी जगह बना ली, और अपनी ये मेहनत पे और अपनी ये सलाहियतों की बेसिस पर तरक्की पाते रहे, और 1979 यानी कि 1979 में ये इराक़ के सदर बन गए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस थी। जब इतने अरसे में जब इनकी पार्टी वहाँ पे हुक्मरान थी, ये सदर नहीं बने थे, तो इस दौरान ये इराक़ के एक इंतहाई पॉपुलर फिगर बन गए। इराक़ में इनको लोग बहुत पसंद करना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें नेशनलाइज़ की। इराक़ के अंदर तेल के ज़खायर थे। इन तेल के ज़खायर पर जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ासकर अमेरिका और बरतानिया, उसकी नज़र थी। तो वही इस तेल की पॉलिसीज़ बनाते थे कि कैसे हमने तेल को बेचना है, क्या इसकी कीमत का तयन करना है। तो इन्होंने हुकूमत के दौरान, जब ये सदर भी नहीं थे, इन्होंने इसको नेशनलाइज़ कर दिया। इसके अलावा वो मुस्लिम सॉलिडरिटी पे यकीन रखते थे, और फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने यासर अरफ़ात को सपोर्ट किया। नई एक फ़लस्तीनी एक मज़ामती तहरीक शुरू हुई थी इसराइल के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, बाकायदा तौर पर जब ये 1979 यानी कि 1979 में ये जब सदर बने, तो इन्होंने एक और इक़दामात करने शुरू कर दिए। अब
इनकी जो पर्सनालिटी का दूसरा रुख सामने आया। पहले तो इनके और इक़दामात थे, अब ये एक एग्रेसिव किस्म के लीडर के तौर पर उभरे और 1980 में इन्होंने इराक़ पर हमला कर दिया। और इस लड़ाई में वो जो 8 साल तक चलती रही, दोनों का बहुत नुकसान हुआ, इराक़ का भी नुकसान हुआ और ईरान का भी नुकसान हुआ। और इस लड़ाई में वेस्टर्न पावर्स थी, अमेरिका था और इसके अलावा जो अरब भी ममालिक थे, ख़ासकर कुवैत का यहाँ पर जिक्र करता चलूँ, उन्होंने इराक़ को सपोर्ट किया। लेकिन इस लड़ाई में नाज़रीन कुछ इतने बेनिफिट्स नहीं हासिल हुए, इराक़ को उसकी सिक्योरिटी कायम नहीं हुई, दोनों ममालिक को काफ़ी नुकसानात हुए। लेकिन नाज़रीन यूँ ही ये इस लड़ाई से बाहर निकले, इन्होंने एक और मुस्लिम मुल्क जो है कुवैत, उस पर हमला कर दिया। कुवैत नाज़रीन जो इराक़ और ईरान की लड़ाई थी उसमें वो इराक़ को सपोर्ट कर रहा था और इराक़ को उसने बहुत कर्ज़ा भी ये दिया था। तो ये एक हैरत अंगेज़ बात नज़र आती थी कि आप अपने दोस्त पर हमला कर दें। तो इसकी वजह ये थी कि कुवैत जो है वो वेस्टर्न ममालिक के साथ मिलकर ऑयल प्राइसेस तय कर रहा था मिडल ईस्ट में, और ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी कम कर रहा था। इराक़ की जो इकॉनमी थी वो ऑयल पे ही डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने इस वजह से जो है कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत पर बड़े इजीली कब्ज़ा कर दिया। लेकिन कुवैत क्योंकि वेस्टर्न अलाई था, तो जो मगरबी ममालिक थे उस जंग में कूद पड़े और उन्होंने कुवैत को भरपूर उसकी हमायत की और इराक़ को मजबूर किया कि वो रिट्रीव करे कुवैत से और अपनी फ़ौजें वापस लेके जाए। तो जब ये फ़ौजें वापस लेके जा रहा था इराक़, तो अमेरिका ने इराक़ की फ़ौजों पर बमबारी कर दी और इससे इराक़ का काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत बड़े लेवल पर बमबारी की और अंदाज़न कोई 20,000 से लगभग इराक़ी जो फ़ौजी हैं उनको हलाक कर दिया, जिससे इराक़ की जो है एक दफ़ाई क़ुव्वत पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। और इसके अलावा भी जो है वहाँ पर उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थी, क्योंकि वो वापस कुवैत से जा रहे थे, तो ये हमला कर दिया। तो इस हमले से इराक़ की कमर टूट गई और इराक़ और अमेरिका के उस दिन से इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। और इनके पहले तो ये अलाई होते थे ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन उस दिन से अमेरिका और अरब एक तरफ था और इराक़ एक तरफ था। इराक़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया। वो इराक़ जो एक पावरफुल मुल्क होता था, उस पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी और वो आहिस्ता से कमज़ोर हो गया। तो नाज़रीन सबसे जो बड़ा जो इराक़ को दचका लगा वो इराक़ को लगा 9/11 के बाद। 9/11 के बाद अमेरिका ने जहां पर अफ़गानिस्तान पर हमला किया, वहीं पर बरतानिया की मदद से अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि वो इराक़ पर हमला करेंगे। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कहा कि इराक़ के अंदर ख़तरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जिससे वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इराक़ ने ये तमाम इल्ज़ामात डिनाई किए। तो अक़वाम मुत्तहिदा की भी जो तंजीमें थी वो भी गई इराक़ के अंदर। उन्होंने देखा कि शायद वहाँ पर उनको ऐसा सुराग मिल जाए केमिकल हथियारों का, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने इराक़ पर हमला कर दिया। इससे पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन को धमकी दी थी कि आप इक़्तिदार छोड़ दें, आप मुल्क से जलाब वतन हो जाएं। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपका मुकाबला करूँगा। तो फिर अमेरिका और बरतानिया, अमेरिका में उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते थे जो बड़े एक एग्रेसिव किस्म के लीडर के तौर पर जाने जाते थे। उनके दौर में अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, इराक़ पर हुआ, और अमेरिका के बाद जो यूके जो उनका लाई था वहाँ पर टोनी ब्लेयर होते थे। तो उन्होंने इराक़ पर चढ़ाई कर दी। यकीनी तौर पर इराक़ इस पोजीशन में नहीं था कि वो डिफेंड कर सके दुनिया की पावर्स को, तो उन्होंने थोड़े ही दिनों में इराक़ पर कब्ज़ा कर दिया। सद्दाम हुसैन जो हैं वो ये जो हमला किया था वो 2003 में किया था अमेरिका ने, और सद्दाम हुसैन जो हैं वो फिर वहाँ से गायब हो गए। अमेरिका उनको तलाश करता रहा और आखिर 9 महीने की मेहनत के बाद अमेरिका ने उनको एक गार से ढूंढ लिया। ये गार उनके गांव में थी, उनके इलाके में थी जहाँ पर वो पैदा हुए थे। तो उस गार से उनको निकाला और उन पर मुकदमा कायम किया और उनको सज़ाए मौत सुना दी 2006 में। सद्दाम हुसैन नाज़रीन जहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे, वहीं पर एक इनकलाबी शख्स के तौर पर भी जाने जाते थे। आज भी मुस्लिम उम्मा में अगर लीडर्स देखे जाएं जो 20वीं सदी में हमें नज़र आते हैं, उनमें सद्दाम हुसैन, लीबिया के अंदर मोहम्मद क़ज़ाफ़ी,
اس طرح کی جو کچھ فگرز تھے یہ مسلم دنیا کے بڑے لیڈرز کے طور پر جانے جاتے تھے. تو صدام حسین کا ناظرین یہ اختتام ہوا عراق میں. اس کے بعد ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی عراق کے اندر. یہ ایک بہت بڑے ڈائنامک فگر تھے جن کا اختتام ہوا. ان کے دور میں کچھ غلطیاں ہوئی اور جن کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، لیکن عراق جو ہے ان کے ابتدائی دور میں کافی زیادہ خوشحال تھا، کافی اس نے ترقی کی. تو ناظرین یہ تھی جو عراق کے صدر صدام حسین کی زندگی کی داستان جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہم آپ کے ساتھ مزید بھی ایسے انٹرنیشنل ایونٹس شیئر کرتے رہیں گے. تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.